हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्य सकेरवी। सो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम MSc Zoology 2020 पेपर सॉल्यूशन। तो पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, एंड इस पार्ट सेकंड के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक। ओके, उस वीडियो की जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर सारी मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से क्या करना है। वो उस वीडियो को आप जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Now, question number 21. By genetic engineering, organism create that lack of a specific gene are called as. तो by genetic engineering, organisms created. तो genetic engineering के थ्रू एक organism को क्रिएट किया गया, उसके अंदर एक पर्टिकुलर जीन की कमी है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज द हाइब्रिड। हाइब्रिड तो क्या हुआ कि दो डिफरेंट वेराइटीज हुआ, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू हाइब्रिड का फॉर्मेशन किया है ना, तो वो जो हाइब्रिड होता है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। ओके, उसकी जो ऑफस्प्रिंग को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे कोई जीन को निकाला थोड़ा है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर फोर्थ दैट इज द ट्रांसड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है? ट्रांसड्यूस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर कोई फॉरेन डीएनए, ओके, ट्रांसडक्शन एक प्रोसेस होता है, मीन्स एक फॉरेन डीएनए को हम किसी सेल के अंदर एंटर कराते हैं, किसके थ्रू? वायरस के थ्रू। ओके, उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन, एंड ये एक वायरल इन्फेक्शन का एक प्रोसेस भी है, ट्रांसडक्शन के थ्रू इन्फेक्शन करता है। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे कोई लैक ऑफ जीन का कोई बात नहीं हुई, ये भी नहीं होगा। फिर आता है आपका नॉक इन, है ना, नॉक इन एंड नॉक आउट। तो देखो, जो नॉकआउट टेक्निक है, नॉकआउट नाम के अंदर ही मीन है, ये एक ऐसी टेक्निक है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की कैसी टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन को हम निकाल देते हैं, है ना, पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन को हम निकाल देते हैं। तो मीन्स नॉकआउट, जीन को निकालना, आउट करना। ओके, पर्टिकुलर जीन को निकालेंगे मीन्स क्या हो गया? उस ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक जीन की कमी हो गई, लैक ऑफ स्पेसिफिक जीन। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हुआ? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, इससे क्या होगा कि ये जो नॉकआउट टेक्निक है, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर जीन को निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उस जीन की कमी हो गई। जीन की कमी होने का मतलब क्या हुआ कि उसमें उस पर्टिकुलर चीज़ के उस चीज़ का क्या हो जाएगा? डिफेक्ट होगा, है ना। तो वो डिफेक्ट अगर हमें पता चला, वो उस डिफेक्ट को मीन्स डिफेक्ट हुआ, इसका मतलब क्या? वो चीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, तो जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इस जीन का फंक्शन क्या था। ओके, एंड नॉक इन, ये जस्ट इसका जैसे ही होता है, जीन को इंसर्ट करना एंड फिर उसके बारे में देखना कि क्या कैरेक्टर्स हो रहे हैं। तो ये दो टेक्निक होती है। तो जीन को निकालना, स्पेसिफिक जीन को निकालना, दैट इज द नॉकआउट, एंड डालना, दैट इज द नॉक इन। यहाँ पे लैक ऑफ स्पेसिफिक जीन, दैट इज द नॉकआउट टेक्निक। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ करेक्ट? दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। Now, question number 22. Which one of the following factor will not have an effect on sedimentation of particle during centrifugation? तो सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम सेडिमेंट ऑफ पार्टिकल में कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं कर रहा है? तो सेडिमेंटेशन मीन्स जमा करना, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आपको सबको पता होगा। इसके अंदर देखो, जो कोई पार्टिकल है वो सेडिमेंट हो रहा है, तो वो उसकी क्या क्या पहले तो पार्टिकल की साइज़ क्या है ना, उस पर डिपेंड करती है। अगर लार्ज साइज़ का हुआ तो जल्दी सेडिमेंट होगा। एक उस जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी, मीडियम की डेंसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करती है। उसकी वेलोसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करती है। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी, उस पर डिपेंड नहीं करती है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड, ये जो पार्टिकल का सेडिमेंट होना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर इंडिपेंड होता है। ओके, इंडिपेंड है, डिपेंड नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23. अ फिरोमोन्स इज अ केमिकल। तो आपको पता है फिरोमोन्स, ये टॉपिक भी अगेन रिपीटेटिव है ना। फिरोमोन्स के बारे में बोला था कि एनिमल बिहेवियर के अंदर ये टॉपिक है, तो इसको अच्छे से कर लेना। ये फिरोमोन्स है। फिरोमोन्स क्या है? एक केमिकल्स है जो बॉडी के आउटसाइड रिलीज होता है। कहाँ पे? इनसाइड नहीं, आउटसाइड, एक्सटर्नली। तो ऑप्शन नंबर देखो, सेकंड में क्या दे रखा है? इंटरनली, एंड थर्ड में क्या दे रखा है? इंटरनली। तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, है ना। बॉडी के इनसाइड नहीं, बॉडी के आउटसाइड रिलीज होता है। एंड इसके फंक्शन क्या होते हैं? इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। वो प्रे को अट्रैक्ट वो अपनी मीटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई एनिमी आया, प्रीडेटर आया, उसको उससे बचने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ आता है। तो ये
प्रे को ढूंढने के लिए यूज़ नहीं आता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा ही नहीं। दे रिलीज एक्शनली, ठीक है, बट एनिमल टू लोकेट इट्स प्रे को ढूंढने के लिए नहीं होता है। सो ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन है? बचा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, वो होगा आपका करेक्ट। ओके, तो ये क्या है? ये केमिकल है जो बॉडी के आउटसाइड रिलीज होता है एक्सटर्नली, एंड ये क्या करता है? अपनी स्पीसीज को इन्फ्लुएंस करता है ना। कौन स्पीसीज का मीन्स क्या हुआ? खुद की स्पीसीज। ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ हुआ आपका करेक्ट। तो फिरोमोन्स वही है कि केमिकल्स है जो कि अपनी सेम स्पीसीज के बीच में लाइक सीक्रेट होता है। ओके, एक सीक्रेट करता है, दूसरा क्या करता है? उसको रिसीव करता है। तो बहुत सारे फिरोमोन्स के टाइप्स है, दैट इज द फूड ट्रायल फिरोमोन्स, सेक्स फिरोमोन्स एंड मैनी अदर फिरोमोन्स जो उसकी बिहेवियर्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ हुआ आपका करेक्ट। Now, question number 24. Structure like Polian vesicle and Tedman's bodies can be used as identifying features of. तो ये जो है कहाँ किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये इकाइनोडर्म्स के अंदर। अपने जो सी स्टार है, सी स्टार का ये जो डायग्राम है इसका इस टाइप का होता है। उसके पास में एक स्ट्रक्चर है, दैट इज द पॉलियन वेसिकल। ये जो है इसका जो ये एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, एंड इसी के पास में होता है ट्रेडमेंट बॉडीज। ओके, सो ये स्ट्रक्चर ये किसके अंदर है? ये काइनोडर्म्स के अंदर है। सो ऑप्शन नंबर आपका हुआ थर्ड करेक्ट। ओके, तो वही चीज़ है, जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स है उसका स्पेसिफिक फीचर्स लाइक उनके डायग्राम अच्छे से देख लेना। ओके, डायग्राम में क्या क्या लाइक अजीब सा नाम दिख रहा है जो किसी के अंदर ना हो, है ना, उसको वही स्पेसिफिक फीचर्स, उसका फंक्शन क्या होता है, वो क्या करता है, उसके स्केलेटल ऑर्गन्स कौन से है, सेंस ऑर्गन कौन सा है, कोई रिसेप्टर्स होते हैं, सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं। वो जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके सबके स्पेसिफिक फीचर्स को आप लर्न कर लेना। ओके, Now, question number 25. Complete base titrate of alpha amino acid aspartate will have a how many pK value? तो यहाँ पे आपको aspartate की pK वैल्यू पूछा गया, तो वो आपको पता होनी चाहिए। दैट इज उसकी जो aspartate है वो अमीनो एसिड, वो एसिडिक अमीनो एसिड है ना, तो उसकी जो pK वैल्यू होती है वो होती है 3। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा 4 करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26. जी बैंडिंग डार्क रीजन ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट। ये जो है ना अमीनो एसिड वाला टॉपिक, इसको तो बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। इसकी पीके वैल्यू, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज, उसमें क्या होता है, कौन सा छोटा अमीनो एसिड है, कौन सा क्या प्रॉपर्टी है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सबको अच्छे से आप देख लेना। ओके, नाउ इन जी बैंडिंग डार्क रीजन ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट। तो जो जी बैंडिंग है ना, तो जी बैंडिंग क्या है? एक टेक्निक है, उसको जिस्मा बैंडिंग टेक्निक भी बोलते हैं। ये क्या स्टैनिंग कंडेंस क्रोमोसोम को स्टैनिंग ये जनरली हम यूज़ करते हैं साइटोजेनेटिक, मीन्स जेनेटिक डिजीज को, लाइक कोई डिजीज तो नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेक्निक का हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो मेटाफेज स्टेज होती है, मेटाफेज क्रोमोसोम, उसको हम पहले क्या करेंगे? टाइट्रेट करेंगे विथ ट्रिप्सिन। ओके, तो ट्रिप्सिन के साथ टाइट करेंगे, फिर उसके बाद जो स्टैन है वो डालेंगे। कौन सा स्टैन? दैट इज द जिम्सा स्टैन। ओके, तो उसके साथ उसको स्टैन करेंगे। फिर हम अगर वो हेट्रोक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन इसका मतलब उसके पास जो 80 रीच होगा। ओके, एंड जब 80 रीच होगा मीन्स वो डार्क बैंड शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे डार्क रीजन का बारे में पूछा गया, तो वो कैसा होना चाहिए? वो 80 रीच होना चाहिए। अगर लाइट रीजन होता तो वो होता आपका जीसी रीजन। ओके, जो कि यूक्रोमेटिन के अंदर होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका हुआ, यहाँ पे क्या पूछा गया? डार्क रीजन, वो होगा आपका 80 रीच। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए हुआ आपका करेक्ट। Now, question number 27. Which one of the following example of involution or type of cell movement during gastrulation? Okay, तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सेल मूवमेंट, तो गैस्ट्रुलेशन में भी अलग अलग टाइप का होता है ना, इन्वोल्यूशन, एवोल्यूशन, वो अलग अलग। तो यहाँ पे किसका पूछा गया? दैट इज द इन्वोल्यूशन ना। तो जो इन्वोल्यूशन में क्या होता है कि जो बाहर वाली सेल है, बाहर वाली जो सेल है वो इनवर्ड मूवमेंट करती है। तो वो कहाँ पे दे रखा है? वो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग आउटर लेयर सो द स्प्रेड ओवर द इंटरनल सरफेस के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा 4th करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28. ये क्वेश्चन भी अगेन लास्ट ईयर आ रखा है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम आर सीन इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग।
तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम एंड द पॉलीटीन क्रोमोसोम, इन दोनों के बारे में अच्छे से अच्छा खासा नॉलेज ले लेना। तो देखो यहाँ पे जो आपका जो आंसर है दैट इज द डिप्लोइडिन स्टेज के अंदर ये दिखता है, तो इनके बारे में देखते हैं। वेट, एक है पॉलीटीन क्रोमोसोम, दूसरा आपका है लैम्ब्रस क्रोमोसोम। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि इन दोनों में से जेंट क्रोमोसोम कौन सा है, तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम बड़ा है एज कम्पेयर टू पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम को हम पॉलीटीन क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीपल रेप्लिकेशन। एंड ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सैलिवरी ग्लैंड एंड द अदर टिश्यू ऑफ इंसेक्ट। बट अगर जब हम लैम्ब्रस क्रोमोसोम की हम बात करेंगे तो ये अकर इन द oocyte ऑफ वर्टिब्रेट एक्सेप्ट मैमल। सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मैमल्स को छोड़ के। मैमल्स के अंदर नहीं होता है ना, एंड सम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी होता है। एंड ये लार्जेस्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम है, एंड ये पॉलीटीन क्रोमोसोम इसके कंपेयर में छोटा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब अगर पॉलीटीन क्रोमोसोम का पूछे कि वो कब दिखता है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि विजिबल ड्यूरिंग द इंटरफेस एंड द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में विजिबल होता है, लाइट माइक्रोस्कोप में। बस इतना सा बेसिक नॉलेज ये रखना, ये चार्ट अच्छे से आप देख लेना। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता जरूर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर ऑफ ड्यूटोस्टॉम। तो आपको पता है ड्यूटोस्टॉम एंड प्रोटोस्टॉम, इनके बारे में भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। प्रोटोस्टॉम क्या होता है? जहाँ पे माउथ का पहला फॉर्मेशन हुआ है ना, एंड ड्यूटोस्टॉम जहाँ पे एनस का। तो यहाँ पे जो ड्यूटोस्टॉम है उसके अंदर रेडियल क्लीवेज एंड द इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, बट जो प्रोटोस्टॉम के अंदर जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में किसका पूछा गया है? ड्यूटेरोस्टॉम। तो ड्यूटेरोस्टॉम में पूछा गया तो स्पाइरल क्लीवेज तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्रोटोस्टॉम में होता है, ये भी होगा नहीं। तो बचे आपके पास दो ऑप्शन है ना, तो दो ऑप्शन। फिर आपका यहाँ पे क्या है? सीलोम पूछा गया, सीलस पूछा गया। तो ये जो ड्यूटेरोस्टॉम होता है वो एंटेरोसीलस होता है। ओके, सो हो गया ना ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो सीजोसीलस है, ये तो होगा नहीं। कौन सा होता है? एंटेरोसीलस है ना। सो ऑप्शन नंबर सेकंड हुआ, थर्ड हुआ आपका करेक्ट। क्लीवेज कैसा हुआ? रेडियल, इनडिटर्मिनेट, एंड जो माउथ है, माउथ अराइज फ्रॉम द सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ब्लास्टोफोर है ना। सो ऑप्शन नंबर थर्ड हुआ आपका करेक्ट। Now question number 30, which of the following can be considered as a which of the following consider as a territory। तो ये जो टेरिटरी वाला जो टेरिटरी, इसका मतलब क्या हुआ? तो टेरिटरी का मीन्स ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने एरिया के अंदर रह रहा है, उसकी एक हैबिटेट है। ओके, कोई ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर हैबिटेट, वहाँ पे रह के डिफेंस भी कर सकता है। अगर वो डिफेंस कर रहा है इसका मतलब है वो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टेरिटरी। तो टेरिटरी का सिंपल सा कहीं पे भी आपको डिफेंस है ना, अपने आप को बचा सकता है, अगर वो वर्ड दिखाई दिए तो वो आपका मान लेना कि वो ऑप्शन आपका होने वाला है करेक्ट। तो यहाँ पे कहाँ दे रखा है? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि ऑर्गेनिज्म स्पेंड मोर टाइम, कोई ज़्यादा टाइम किसी एरिया के अंदर स्पेंड करेगा तो वो हो गया उसकी टेरिटरी। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है? एक्सक्लूसिवली ऑक्यूपाई अ सिंगल एनिमल और ग्रुप ऑफ एनिमल, वो इस एरिया की ज़्यादा मीन्स रह रहा है। तो ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बट ऑप्शन नंबर सी देखते हैं आपका, एक्सक्लूसिवली ऑक्यूपाई, ठीक है, बट डिफेंस, तो ये और ज़्यादा सही है कि उस एरिया में रहेगा भी, साथ ही साथ वहाँ पे डिफेंस भी शो करेगा। तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आपका करेक्ट। स्पेंड टाइम, तो ये होगा नहीं ना। सो ऑप्शन नंबर आपका हुआ थर्ड करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ब्लड ग्लूकोज इज जनरली मेंटेन एट अ कंसंट्रेशन 4.5 to 5.5। नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज है वो मेंटेन हो रहा है, कितना ब्लड ग्लूकोज है? दैट इज द 4.5 एंड 5.5, बट मे राइज टू 6.5 आफ्टर फीडिंग। बट खाना खाने के बाद जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना? 6.5 to 7.2 तक बढ़ रहा है। ओके, एंड देन आफ्टर कम हो रहा है, कब हो रहा है? खाने के बाद आप फास्टिंग, एंड डिक्रीज टू 3.3 to 3.9 इन द फास्टिंग स्टेट। फिर बाद में वो डिक्रीज हो रहा है इन द फास्टिंग स्टेट में, वो डिक्रीज हो रहा है 3.3 to 3.9। ओके, ग्लूकोज लेवल। विच एंजाइम प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर फीडिंग। तो खाना खाने के बाद, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? खाना खाने के बाद कौन सा जो ग्लूकोज जो कौन सा एंजाइम में यहाँ पे यूज़ आ रहा है जो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रख रहा है। अब देखो, खाना खा लिया, उसके बाद में जो भी ग्लूकोज है उसको स्टोर करने की ज़रूरत है ना।
क्योंकि एनर्जी जब यूज़ आएगा तभी यूज़ करेंगे। तो ग्लूकोज का स्टोर करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज़ द ग्लूकोकाइनेज, वो क्या करेगा, एबिलिटी टू स्टोर ग्लूकोज एज अ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में उसको ग्लूकोज को स्टोर करेगा। सो ऑप्शन नंबर आपका हुआ ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, स्नेक आर थ्रू टू हैव एवॉल्व फ्रॉम, ऑब्वियसली लिजर्ड, है ना। Now question number 33, which one of the following option has all correct match, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। पहला क्या है आपका ऑस्ट्रेडियम गैस्ट्रोपोड्स। तो देखो जो ऑस्ट्रेडियम है वो एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है जो कि मॉलस्कास के अंदर मिलेगा, तो गैस्ट्रोपोड आपका करेक्ट मैच है, तो ठीक है ये सही है। फिर बैट्रोइडल टिश्यू, देखो ये आपका अगेन आ गया है ना, ये आपका DO एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, बैट्रोइडल टिश्यू जो कि लीच हिरोडिनेरिया है ना, लीच के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया। तो वही चीज़ है कि DO एंड BHU इनका जो एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर होता है वो थोड़ा बहुत जो टॉपिक्स है वो एज इट इज सेम होते हैं, तो वही है, DO के अंदर मेमोरी बेस ज़्यादा होता है, BHU के अंदर थोड़ा कम होता है, बट DO के जो टॉपिक्स होते हैं वो दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो वही अगर आप BHU का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो DO का एंट्रेंस एग्जाम की जरूर प्रिपरेशन करना, ओके, मीन्स उसका भी एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना। तो इसका ये हो गया। एंड फ्लैम सेल, ये जो फ्लैम सेल है, जितने भी एस्केलेटरी ऑर्गन से, मैंने आपको क्या बोला, जितने भी एस्केलेटरी ऑर्गन से आपको पता होना चाहिए किसके अंदर क्या है, तो फ्लैम सेल एस्केलेटरी ऑर्गन है इन द ट्रीमेटेड, तो ऑप्शन नंबर, तो ये भी सही है ना, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन भी एज इट इज सेम रिपीटेटिव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सॉन इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन इट्स डायमीटर। तो एक्सॉन का जो डायमीटर है वो किसकी प्रोपोर्शनल है, ये पूछा गया, डिपेंड मीन्स किसका प्रोपोर्शनल है। तो देखो जितना ज़्यादा एक्सॉन का डायमीटर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी जो कंडक्शन वेलोसिटी है सिग्नल की वो ज़्यादा होगी, है ना। जितना ज़्यादा कंडक्टर वेलोसिटी, इसका मतलब हुआ क्या हुआ कि जो सिग्नल है वो फास्ट जाएगा, बहुत स्पीड से जाएगा, ओके। तो ये एक्सॉन का डायमीटर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा कंडक्टर वेलोसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा एंड उतनी ज़्यादा फास्ट सिग्नल होगा, ओके, मीन्स ये इसका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी करेक्ट। Now question number 35, infective inheritance is illustrated by, that is the kappa particle in paramecium, so option number थर्ड हुआ आपका करेक्ट। Now question number 36, a difference between simple diffusion and the facilitated transport is the facilitated transport। तो यहाँ पे facilitated transport के बारे में पूछा गया है ना, दोनों की डिफरेंस बताते हुए, डिफ्यूजन के बेस में डिफरेंस बताते हुए facilitated diffusion के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एज इट इज सेम रिपीटेटिव है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो देखो आपको पता है कि पेसिव ट्रांसपोर्ट के, ये मैंने समझा रखा अच्छे से, वैसे पेसिव ट्रांसपोर्ट के 3 टाइप्स होते हैं, है ना। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस, दूसरा होता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओके। तो पेसिव ट्रांसपोर्ट का मीन्स क्या हुआ, कोई भी चीज़ हाई टू क्या जा रही है, लो जा रही है, हाई टू लो जा रही है, एंड क्या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड, यहाँ पे सॉरी इंडिपेंड होता है एंड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडेड, तो वो दोनों होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि सिंपल में हुआ इसमें नहीं हुआ, दोनों पे होता है, तो ये कोई डिफरेंट नहीं हुआ तो ये तो होगा नहीं। एंड इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, डिफ्यूजन का मीन्स क्या हुआ, डिफ्यूजन का मीन्स कोई चीज़ डिफ्यूज होना। डिफ्यूज क्या होती है, गैस होती है डिफ्यूज, तो डिफ्यूजन में हम बोल सकते हैं कि हाई टू लो गैस डिफ्यूज हो रही है। स्मॉल पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर या फिर स्मॉल पोलर, ओके, तो वो डिफ्यूज होते हैं, तो वो डिफ्यूजन के अंदर आते हैं। ऑस्मोसिस में क्या हुआ, लिक्विड मॉलिक्यूल्स या फिर जो सॉल्वेंट्स होता है उनका डिफ्यूजन होगा, ओके, अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये चीज़ ये होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होना, कैसे, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उसको बोलते हैं। तो उसके लिए उसको क्या जरूरत होगी, उसके लिए उसको क्या तो कैरियर के थ्रू होगा या फिर चैनल के थ्रू होगा। अगर वो कैरियर के थ्रू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास में एक मेम्ब्रेन प्रोटीन होना चाहिए जो उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के पास एक मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है डिफ्यूज होने के लिए, बट डिफ्यूजन को कोई भी मेम्ब्रेन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो तो ऐसे डिफ्यूज है, तो गैस है, उसको कोई सी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंट हो गया। सो ऑप्शन नंबर आपका हुआ बी करेक्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 37, लेप्टिन इज अ केमिकल विच इज सीक्रेटेड फॉर्म। तो जो लेप्टिन, तो लेप्टिन एक हार्मोन्स भी होता है, ओके, एक हार्मोन है जो भी एडिपोज टिश्यू स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू सीक्रेट होता है। ये क्या करता है, जो हंगर है उसको इनिबिट करेगा। तो यहाँ पे रिलीज फ्रॉम इंटेस्टाइन तो दे नहीं रखा, इंटेस्टाइनल सेल तो दे नहीं रखा, एडिपोज टिश्यू दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर हुआ आपका फोर्थ करेक्ट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, ये भी क्वेश्चन सेम एज इट इज रिपीटेटिव है, टाइप लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक पे ऊपर क्वेश्चन है। द टैक्सोनॉमिक लेवल दैट कंसर्न विथ कैरेक्टराइजेशन एंड द नेमिंग ऑफ स्पीसीज। कैरेक्टराइजेशन एंड नेमिंग ऑफ स्पीसीज इज नॉन एज, क्या बोलते हैं, देखो लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी आपकी होती है, इसको भी बहुत अच्छे से समझा रखा मैंने ना, प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मीन्स जो पिछले वीडियो सॉल्यूशन की सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी आपकी अल्फा, बीटा एंड गामा है ना। पहले मैं करेक्ट कर लेना, गामा का साइन ये होता है। तो गामा, तो अल्फा है आपका अल्फा टैक्सोनॉमी, इसका मतलब हुआ कैरेक्टर एंड द नेमिंग ऑफ स्पीसीज। अगर किसी का पर्टिकुलर कैरेक्टर जानना है या फिर नेमिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अल्फा टैक्सोनॉमी। बीटा होता है उसका अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज, लो टू हाई अरेंजमेंट करना। एंड गामा होता है कि उसकी एवोल्यूशनरी स्टडी करना है ना, उसका पैटर्न प्रोसेस। तो एवोल्यूशन आए तो डायरेक्ट गामा कर लो, बीटा आपका लो टू हाई आया तो कर लो, एंड गामा अल्फा आपका नेमिंग। तो नेमिंग ऑफ स्पीसीज ये पूछा गया ना क्वेश्चन में, नेमिंग ऑफ द स्पीसीज, तो वो आपका अल्फा कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। सो ऑप्शन नंबर बी हुआ आपका करेक्ट ना। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, गोल्जी का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके अंदर पता ही आपको कि सिस्टर्न नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर ई हुआ आपका करेक्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच सेलुलर ऑर्गेनल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑटोफेगी। तो जो पार्ट फर्स्ट वीडियो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑटोफेगी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। कोई भी ऑर्गन लाइक डैमेज हो गया, तो कोई भी सेल डैमेज हुई तो उसको ये इंगल्फ कर लेती है लाइसोसोम है ना। तो ऑटोफेगी मीन्स उसको खा लेना ना। सो ऑप्शन नंबर डी हुआ आपका करेक्ट। तो यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ना। पार्ट फर्स्ट डिस्कस हो चुका है, उसके अंदर 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। ये पार्ट सेकंड था, इसके अंदर 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। 1 बाय 1 वीडियो आती रहेगी एंड सारे पेपर आप अच्छे से सॉल्व करना। अगर BHU के अंदर अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया, हर एक क्वेश्चन को 2012 से लेके 2012 से लेके 2020 का जो पेपर की PDF है वो सबके सब आपको सिलेबस सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर उन सारे पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लेना तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ओके, टॉपिक को भी साथ में कंप्लीट करना है। ओके, तो प्रीवियस की क्वेश्चंस पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 30% क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से रिपीट हो जाते हैं, फिर वो टॉपिक्स रिपीट हो जाते हैं। मीन्स आपका ऑलमोस्ट आपका 90% सिलेबस तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया है ना। बेसिक नॉलेज तो आपको पास हो गई। BSc के अंदर जो बुक्स पढ़ी आपने अच्छा नॉलेज लिया है तो उसी के अंदर से टॉपिक्स देखना। बहुत से स्टूडेंट का ये होता है कि कौन सी बुक से पढ़े, कौन से क्या है। देखो एंट्रेंस एग्जाम है ना, एंट्रेंस एग्जाम की कोई पर्टिकुलर बुक लेके पढ़ोगे तो आपका कोई पोर्शन कवर होने वाला नहीं है। आपको क्या करना होगा, अपनी BSc की जो बुक्स है उसी से पढ़ना होगा, उसी से टॉपिक्स क्लियर करने होंगे आपको। फिर भी बहुत सारी बुक्स आती है, बहुत सारे टॉपर्स ने अपनी वीडियोस में बताया कि ये बुक्स है, तो वो आप देख लेना। ओके, बट मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी जो टॉपिक्स है वो आप अपनी BSc की बुक से अगर अच्छे से करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, एंड अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।